पढ़ेंगे गति के नियम। तो गति के नियम के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं बल, फोर्स। तो बल क्या होता है? जैसे हम किसी भी वस्तु को खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उस पर बल लगाया। जैसे हम किसी को धक्का दें तो मतलब बल लगाया, हम किसी को खींचते हैं तो इसका मतलब हमने बल लगाया। बल का मात्रक न्यूटन होता है एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की घात 5 डाइन। बल का विमीय सूत्र होता है m1L1T-2। तो ये बल के बारे में एक सामान्य जानकारी है। ठीक है, राइट डाउन प्लीज। अब आगे हम पढ़ेंगे बल के प्रकार। तो बल को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, मतलब 2 भागों में इसको बांटते हैं। एक बल होते हैं क्षेत्रीय बल और दूसरे होते हैं संपर्क बल। इसको बोलते हैं फील्ड फोर्स और इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो क्षेत्रीय बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, तो उसमें दोनों वस्तुओं का संपर्क होना जरूरी नहीं होता है। जैसे ये मार्कर है और पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो इसके लिए पृथ्वी और मार्कर के मध्य संपर्क होना जरूरी नहीं है। मान लो ये एक आवेशित वस्तु है और ये दूसरी आवेशित वस्तु है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगी, है ना। तो ये भी क्या हो गया? एक क्षेत्रीय बल हो गया। लेकिन संपर्क बल जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर हमने कोई एक वस्तु रख दी इस तरह से, तो जैसे ही हम इस पृष्ठ पर इस वस्तु को रखेंगे तो इस वस्तु का जो भार है mg वो इस पृष्ठ पर लगेगा और पृष्ठ एक बल पैदा करेगा जिसको हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो ये कांटेक्ट फोर्स है। जब ये वस्तु इस पृष्ठ के सरफेस के संपर्क में आएगी तो ये बल पैदा होता है। उसी तरह से यदि हम इस वस्तु को बल लगा के खींचें तो एक और बल पैदा होगा जो होने वाली गति का विरोध करेगा, उसको बोलते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो N और F ये दोनों संपर्क की वजह से पैदा हुए, इसलिए इनको बोलते हैं संपर्क बल। F हमारा यहाँ पर क्या है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये दोनों संपर्क बल है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और क्षेत्रीय बल में मैंने आपको बताया गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, ये सब क्षेत्रीय बल होते हैं। इनके लिए संपर्क होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। जबकि इनके लिए संपर्क होता है तो ही ये बल पैदा होते हैं। तो इस तरह से अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल दोनों क्या कहलाते हैं? संपर्क बल कहलाते हैं, ठीक है। इसको लिख लो। अब इस केस के अंदर जैसे वस्तु मान लो अपन बल लगाते हैं और वस्तु आगे की तरफ चलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु ऊपर या नीचे गति नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये n जो है वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो n का मान mg के बराबर होगा। ये n क्या है? संपर्क बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ये तो एक नॉर्मल केस है जिसमें हमने एक पृष्ठ पर वस्तु को रखा है तो उसका भार जो है वो n के बराबर होगा। लेकिन हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा इस तरह का, जिसमें ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है और यहां पर हमने एक वस्तु को रख रखा है। इस वस्तु का भार W है, ये एंगल थीटा है। अब ये जो वस्तु है वो 2 जगह यहां पर टच हो रही है, मतलब इस पृष्ठ के भी संपर्क में आ रही है और इस पृष्ठ के भी संपर्क में आ रही है। तो जहां भी संपर्क होगा वहां पर संपर्क बल पैदा होगा, ये N1। ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है ये हमेशा संपर्क पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। तो यहाँ पर भी ये यहाँ टच हो रही है तो ये बल क्या होगा? इस पृष्ठ के लंबवत होगा N1।
इसी तरह से ये यहाँ टच हो रही है तो यहाँ पर भी एक बल पैदा होगा, संपर्क बल, उसको बोलेंगे N2। क्या बोलेंगे? N2। तो वो इस पृष्ठ के लंबवत होगा, यहाँ पर संपर्क हो रहा है ना तो इसके लंबवत हो जाएगा। अब हमको N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी इस तरह से, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये जो N2 है वो इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो पीछे ये कितना बचेगा थीटा। तो इस तरह से ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब हम N2 के कंपोनेंट लेंगे, N2 जो है ना इसके घटक लेंगे, घटक जिधर थीटा होता है उधर वाला घटक आता है cos थीटा, तो इस घटक को बोलेंगे N2 cos थीटा। इसी तरह से इसका दूसरा घटक इधर आएगा, ये क्षैतिज दिशा में है, ये वाला जो घटक है वो ऊर्ध्व दिशा में आएगा, इसको बोलेंगे N2 sin थीटा। क्योंकि घटक हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। जिसके घटक लेते हैं वो हमेशा बीच में रहना चाहिए, जिधर एंगल थीटा होता है उधर वाला cos थीटा, दूसरा उसके परपेंडिकुलर, तो ये cos थीटा कंपोनेंट हो गया, तो दूसरा वाला sin थीटा। N1 और W के कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से क्षैतिज है और ये ऊर्ध्व है। अब चूंकि ये वस्तु यहाँ पर पड़ी है, गति नहीं कर रही है, इसका मतलब इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब देखो इस दिशा में कौन सा बल लग रहा है N1, इधर कौन सा लग रहा है N2 cos थीटा। इसका मतलब N1 इज इक्वल टू क्या आएगा N2 cos थीटा। इधर लग रहा है ना N1, इधर क्या लग रहा है N2 cos थीटा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से ये कंपोनेंट क्या है N2 sin थीटा जो ऊपर लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है W, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू क्या आएगा N2 sin थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया N2 sin थीटा इज इक्वल टू W, N2 cos थीटा इज इक्वल टू N1। अब मान लो न्यूमेरिकल की बात करें कि यदि मान लो W इज इक्वल टू हमको दे रखा है 100 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू मान लो दे रखा है 30 डिग्री, तो बताइए N1 और N2 के मान क्या होंगे। तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा N2 cos थीटा, और W इज इक्वल टू क्या है N2 sin थीटा। तो सबसे पहले हम N2 निकालेंगे, तो N2 निकालने के लिए हम यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं मैं, W इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू N2 sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से इधर इंटू हो जाएगा तो क्या आएगा 200 न्यूटन। तो N2 का मान कितना आएगा बच्चों 200 न्यूटन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है N1, N2 की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन। N1 इज इक्वल टू क्या है N2 cos थीटा, N2 की वैल्यू कितनी आई 200, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100 √3 न्यूटन। तो इस तरह से N1 और N2 निकाल सकते हैं, W और थीटा दे रखा हो तो, ठीक है, लिख लो आराम से, ठीक है। तो N2 की वैल्यू 200 न्यूटन आ गई और N1 इज इक्वल टू N2 cos थीटा। पहले इधर लिखा था, थोड़ा वो दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए वापस लिख दिया N2 इज इक्वल टू 200 cos 30 की वैल्यू √3/2, 200 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 100 √3 न्यूटन। तो इस तरह से N1 और N2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो लिखो इस क्वेश्चन को, फिर और बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2 दीवारें हैं, दोनों तरफ का एंगल थीटा मान लेते हैं, और इसके अंदर कोई भी एक बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस तरह से स्टेशनरी है, मतलब फिक्स है, स्थिर है। तो अब ये यहाँ टच कर रहा है तो इधर N1 पैदा हो जाएगा, ये इधर टच कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ से क्या पैदा हो जाएगा N2, और इसका भार क्या है W, ठीक है। ये सब सेंटर से पास होंगे ना, इसका अच्छे से डायग्राम बनाया अपन, तो ये इसके सेंटर से पास होगा, ये भी इसके सेंटर से पास होगा N2, ये N1 और ये N2, और ये इसका वेट हो गया। अब हमको N1 N2 निकालना है।
ये दीवारें हैं और ये एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने इक्वल भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। अब वही सेम तरीका अपने को यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये पूरा एंगल 90 है, तो इसलिए ये एंगल थीटा बचेगा। तो ये वापस हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। एक बार वापस देख लें, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो टोटल एंगल 90 होगा। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बचेगा। फिर ये इसके लंबवत होता है यूँ, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा। अब मैं एक लाइन और बना रहा हूँ इधर वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, तो ये एंगल वापस थीटा आ जाएगा क्योंकि ये पूरा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अब मैं N2 के कंपोनेंट लूंगा, जिधर एंगल थीटा होगा उधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, N2 cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, N2 sin थीटा। अब ऐसे नहीं सर, अपने इस क्वेश्चन में तो आपके इधर तो साइन आ रहा था, इधर कॉस आ रहा था, इसमें एंगल अलग था, इसमें एंगल इस साइड गए। तो इस तरह से हमको रटना नहीं है, जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरह से इसका सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा 90, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा, ये वापस 90 माइनस थीटा और ये वापस थीटा आ जाएगा। ये थीटा हो गया, 90 हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ये वापस 90 होता है तो एंगल थीटा हो गया, ठीक है। फिर ये और ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा एंगल 90 का है, तो 90 माइनस थीटा, ये फिर 90, तो ये एंगल थीटा होगा। अब N1 के कंपोनेंट्स लेंगे हम, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा N1 cos थीटा, ऊपर वाला आएगा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा आपका N1 sin थीटा। ये N1 दिख रहा है आपको अच्छी तरह से, तो ये वाला जो कंपोनेंट एरो करके लिखा ना मैंने, N1 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट N1 cos थीटा। ये N2 है, इसका ये वाला कंपोनेंट N2 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, N2 cos थीटा। तो दो कंपोनेंट ऊपर लग रहे हैं, कौन कौन से, N2 cos थीटा और N1 cos थीटा। तो उन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, N1 cos थीटा प्लस N2 cos थीटा, जो दोनों ऊपर लग रहे हैं वर्टिकल, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वेट W। दूसरा इस डायरेक्शन में, एक तो ये लग रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको N2 sin थीटा, और एक ये वाला दिख रहा है आपको N1 sin थीटा। ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसलिए ये N1 sin थीटा हो गया, ये N2 sin थीटा, दोनों इक्वल होंगे, तो N1 sin थीटा इज इक्वल टू N2 sin। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, तो इसमें sin थीटा कट जाएगा, तो N1 इक्वल टू क्या आएगा, N2 आ जाएगा। ये तभी पॉसिबल हुआ जब दोनों एंगल सेम थे। मान लो अलग अलग होते तो यहाँ N1 sin थीटा 1, N2 sin थीटा 2 आ जाता, इधर cos थीटा 1 और इधर cos थीटा 2 आ जाता। अब इस पर्टिकुलर केस में हम सॉल्व कर सकते हैं ना, N1 और N2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो N1 cos थीटा प्लस N2 की जगह भी N1 लिख दूं, तो N1 cos थीटा इज इक्वल टू W। दोनों को ऐड करेंगे डबल हो जाएगा, 2N1 cos थीटा इज इक्वल टू W। तो N1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, W अपॉन 2 अपॉन cos थीटा। N1 भी यही आएगा और N2 भी यही आएगा। इस तरह से हम N1 और N2 को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज बहुत है इतना, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।